ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं बी एंड बीएससी पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की। सबसे पहले तो अपन ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी शब्द जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो और दूसरा ग्राफ। इसमें जियो का अर्थ अपनी पृथ्वी होती है, या अपन भूमि भी ले सकते हैं, या धरातल भी ले सकते हैं। पृथ्वी भी कह सकते हैं, भूमि भी कह सकते हैं और धरातल भी कह सकते हैं। और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी, भूमि या धरातल का वर्णन किया जाता है, क्या कहलाती है? ज्योग्राफी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी, भूमि या धरातल का वर्णन किया जाता है, क्या कहलाती है? ज्योग्राफी कहलाती है। ज्योग्राफी की शाखा का अध्ययन करें तो शाखा के अंतर्गत ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा जाता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात अपना हो गया भौतिक भूगोल, और ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात हो गया मानव भूगोल। भौतिक भूगोल किसे कहा जाता है? भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्व, और भौतिक पर्यावरण के तत्व में किस किस को लिया जाता है? भू आकृति को लिया जाता है, जलवायु को लिया जाता है, और समुद्र को लिया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? भौतिक भूगोल कहलाती है। अर्थात भूगोल की वह शाखा जिसमें अपन भू आकृति का अध्ययन करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं और समुद्र यानी जलमंडल का अध्ययन करते हैं, और इसके साथ में जीव भूगोल का भी किया जाता है। ये सब क्या कहलाती है? भौतिक भूगोल कहलाती है। भूगोल की वह शाखा जिसमें भू आकृति, जलवायु, समुद्र या जीव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? भौतिक भूगोल कहलाती है। शाखाओं का अध्ययन करें तो इसकी शाखाएं भू आकृति विज्ञान आ जाती है, जलवायु विज्ञान आ जाती है, समुद्र विज्ञान आ जाती है और जीव भूगोल आ जाती है। इसके साथ में ऐसे अपन जीआईएस को भी सम्मिलित करते हैं, जीपीएस को भी सम्मिलित करते हैं। दूसरी शाखा आती है मानव भूगोल। किसे कहा जाता है मानव भूगोल? मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। अर्थात मनुष्य जिस क्षेत्र में निवास करता है, वहां के वातावरण के साथ वो कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव भूगोल। प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करें तो कहीं पे सर्दी पड़ती है, कहीं पे गर्मी पड़ती है, तो कहीं पे अत्यधिक वर्षा होती है, अर्थात जलवायु अलग अलग पाई जाती है। उन सभी क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं, वो अपने वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, और यही अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अब मानव भूगोल की उप शाखाओं का अध्ययन करें तो जैसे सामाजिक भूगोल आ गया, आर्थिक भूगोल आ गया, कृषि भूगोल आ गया, आदिवासी भूगोल आ गया, राजनीतिक भूगोल आ गया, सैन्य भूगोल आ गया, आदिवासी भूगोल आ गया, संसाधन भूगोल आ गया। ये वाली सारी की सारी किसमें आती है? मानव भूगोल की उप शाखाओं में आती है। मानव भूगोल की उपशाखाओं का अध्ययन करें तो जैसे सामाजिक भूगोल आ गया, आर्थिक भूगोल आ गया, कृषि भूगोल आ गया, आदिवासी भूगोल,
जिसमें अपन दोनों क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन भी करते हैं और नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन भी करते हैं। राजनीतिक भूगोल आ गया, सैन्य भूगोल आ गया, अधिवास आ गए और संसाधन आ गए। इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। और मानव भूगोल क्या है? मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का अध्ययन है। ये वाली जो बुक थी इसका अध्ययन किया था अपन ने पाठ फर्स्ट में किया था, फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर लिया था। ये वाली जो बुक है तो ये वाला टॉपिक तो अपने इस साल का कोई मतलब नहीं। इस साल जो चलेगा वो एक तो मानव भूगोल है, ये वाला अपना पेपर सेकंड है, और जो फर्स्ट पेपर है वो है अपना संसाधन भूगोल। तो इस साल के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंतर्गत 2 बुक चलेगी तुम्हारे। सिलेबस की बात कर रहा हूं एक बार। फर्स्ट पेपर तो क्या है? संसाधन भूगोल है। फर्स्ट पेपर कौन सा है? संसाधन भूगोल, रिसोर्सेज ज्योग्राफी। और जो सेकंड पेपर है वो आ गया मानव भूगोल। सबसे पहले तो बुक्स के नाम ध्यान रखनी जरूरी है। तो अपना जो फर्स्ट पेपर है वो तो आ गया संसाधन भूगोल आ गया, और सेकंड पेपर कौन सा आ गया? मानव भूगोल आ गया। अब सबसे पहले अपन शुरू करेंगे मानव भूगोल। और मानव भूगोल की परिभाषा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दी थी, मानव के परस्पर वातावरण समायोजन का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। सबसे पहले संपूर्ण मानव भूगोल में अपन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे ताकि आगे आप कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले इसका पूरा सिलेबस बता देता हूं। सबसे पहले तो आ जाएगी अपनी मानव भूगोल की परिभाषा। परिभाषा के साथ में अध्ययन क्षेत्र आ जाएगा। क्या आएगा? अध्ययन क्षेत्र आ जाएगा। इसके साथ में इसके उपागम आ जाएंगे और इसका महत्व आ जाएगा। चैप्टर जो फर्स्ट आएगा उसमें अपन मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे, उसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे, उसके अध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, उपागम का अध्ययन करेंगे और उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर आ जाएगा उसमें अपन मानव भूगोल के तत्वों का अध्ययन करेंगे। और मानव भूगोल के जो तत्व हैं उनमें 2 मुख्य हैं। एक हड्डी गठन का तत्व है और दूसरा जीव गुंज का तत्व है। तत्वों में 2 तत्वों का अध्ययन करते हैं, एक हड्डी गठन का तत्व है, एक जीव गुंज। एक साल सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में हड्डी गठन का आता है और एक साल जीव गुंज, अर्थात ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर इसके बाद में अपन 3 मानव भूगोल के यानी सिद्धांत होते हैं। वो 3 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर संपूर्ण मानव भूगोल टिकी हुई है और उनका अध्ययन करते हैं। ये तीनों कौन कौन से हैं? एक निश्चयवाद है, दूसरा संभववाद है और तीसरा नवनिश्चयवाद है। मानव भूगोल के 3 मुख्य सिद्धांत हैं और उन्हीं 3 मुख्य सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण भूगोल टिकी हुई होती है। ये 3 सिद्धांत कौन से हैं? एक निश्चयवाद है, दूसरा संभववाद है और तीसरा नवनिश्चयवाद है। थोड़ा सा बता देता हूं ये क्या चीज है। निश्चयवाद के अनुसार क्या होता है? मानव प्रकृति का दास होता है। मानव प्रकृति का दास होता है, अर्थात अपन संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर भयंकर सूखा पड़ता है और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर भयंकर बर्फ गिरती है। 3 क्षेत्र हो गए, एक सूखा क्षेत्र हो गया, एक अत्यधिक बर्फ वाला क्षेत्र हो गया और एक अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। इन तीनों क्षेत्रों का अध्ययन करें तो यहाँ लोग निवास नहीं करते हैं।
क्योंकि वहां पर प्रभाव किसका रहता है? प्रकृति का रहता है, और प्रकृति के प्रभाव के कारण से वहां पे लोग बहुत ही कम निवास करते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है संभोगवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में संभावनाएं पाई जाती हैं, उनके आधार पर मनुष्य प्रकृति में बदलाव ला देता है। अर्थात प्रकृति क्या है? मनुष्य की दास है। ये मनुष्य ने दास कब बनाया? जब मनुष्य ने अनेक आविष्कार किए, अपन ने अध्ययन किया, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग निवास नहीं करते हैं या कम करते हैं। मनुष्य ने एरोप्लेन का विकास किया और उन पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच गया। बीच में पर्वतों को काट के सुरंगों का निर्माण किया और उन पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच गया। भयंकर गर्मी पड़ी, मनुष्य ने एसी का विकास किया और उन क्षेत्रों में भी निवास करने लगे। नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी क्या करने लग गया? कृषि करने लगे। तो प्रकृति क्या होगी? मनुष्य की दास होगी। और इसके बाद में तीसरी विचारधारा आ जाती है नवनिश्चयवाद। न तो मनुष्य प्रकृति का दास होता है, न प्रकृति मनुष्य की दास होती है, दोनों ही नहीं है, बल्कि दोनों आपस में क्या सामंजस्य स्थापित करते हैं? कुछ मनुष्य प्रकृति के अनुकूल होता है और कुछ उसके रूप में क्या कर देता है? रूपांतरण कर देता है। वर्षा अधिक हो रही है, अपन ने मकान का निर्माण किया और अपन उसके अंदर चले गए, अनुकूलन स्थापित कर लिया, उसके रूप में रूपांतरण कर दिया और उस क्षेत्र में निवास करने लग जाते हैं। तो ये तीनों शक्तियों का अध्ययन करेंगे, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। इसके बाद में मानव भूगोल के तीन मुख्य सिद्धांत और आ जाते हैं। ये तीन मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तीन सिद्धांत कौन कौन से हो गए? क्रियाशीलता, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये तीनों चीजों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आ जाती है मानव प्रजाति। इसमें अपन ये वाला क्वेश्चन भी हर साल आता है, इसमें से भी आता है। प्रजाति में अपन अध्ययन करेंगे, एक तो जनजाति होती है, एक प्रजाति होती है। प्रजाति में अपन मनुष्य के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। उसकी खोपड़ी कैसी पाई जाती है, नासा सूचकांक कैसा पाया जाता है, कपालधारिता कैसी पाई जाती है, शरीर कैसा पाया जाता है, कद कैसा पाया जाता है, त्वचा का रंग कैसा पाया जाता है। तो प्रजाति में तो क्या आ जाते हैं? शारीरिक लक्षण आ जाते हैं। और एक होती है जनजाति, उसमें अपन व्यक्ति के सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रजाति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं अपनी जनसंख्या। जनसंख्या वाले जो चैप्टर हैं उनकी एक पूरी यूनिट है और इसके अंतर्गत अपन जनसंख्या संगठन का अध्ययन करते हैं। और जनसंख्या संगठन क्या है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या की वह सामाजिक विशेषता है जिसमें अपन उसके वितरण का अध्ययन करेंगे, घनत्व का अध्ययन करेंगे, आयु वर्ग का अध्ययन करेंगे, लिंगानुपात, साक्षरता, यानी जनसंख्या से जुड़ी हुई समस्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वितरण भी आ जाएगा, अपना घनत्व भी आ जाएगा, आयु वर्ग भी आ जाएगा, लिंगानुपात भी आ जाएगा, साक्षरता भी आ जाएगा। अब वितरण में अपन दो क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। एक अपने वास्य क्षेत्र होते हैं, दूसरे अवास्य क्षेत्र होते हैं। वास्य क्षेत्र का मतलब तो होता है मानव द्वारा स्थायी रूप से निवासित क्षेत्र, जो क्या कहलाएगा? वास्य क्षेत्र, वास जहां लोग निवास करता है। और दूसरा हो जाएगा अवास्य क्षेत्र, मानव द्वारा पूर्णतः जनरित क्षेत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवास्य क्षेत्र हो जाएगा। लोग निवास कर रहे हैं, वास्य हो जाएगा, लोग निवास नहीं करते हैं, अवास्य हो जाएगा। अब इसमें अपन अध्ययन करें वास्य क्षेत्र में, तो अपन किसका अध्ययन करेंगे?
जन समूह का अध्ययन करेंगे। और अपने जो जन समूह हैं, एशियाई जन समूह है, यूरोपीय जन समूह है, अमेरिकी जन समूह है और अफ्रीकी जन समूह है। जन समूह का अध्ययन करेंगे। और आवासीय क्षेत्र कौन से आते हैं? जहां लोग निवास नहीं करते। और ये वाले कौन से आएंगे? या तो ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएंगे, या पर्वतीय क्षेत्र आ जाएंगे, या भूमध्य रेखीय वनों वाले क्षेत्र आ जाएंगे, या मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएंगे। क्योंकि यहां तो लोग निवास ही नहीं करते। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन किया तो उत्तरी ध्रुव में लोग कम निवास करते हैं, न के बराबर केवल जनजाति विशेष के लोग निवास करते हैं। और जनजाति की एक ही जनजाति है, एस्किमो जनजाति, जो केवल उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध का अध्ययन करें नीचे वाले क्षेत्र में, एक पूरा का पूरा महाद्वीप आ जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसको जनशून्य महाद्वीप भी कहा जाता है, अर्थात लोग निवासी नहीं करते। तो इन चीजों का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। फिर अपन अध्ययन kरेंगे घनत्व का। और घनत्व में अपन किसका अध्ययन करेंगे? भाई डेंसिटी कितनी पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात है, जिसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है। अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब अपन अध्ययन करेंगे जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पर ये वाला 100% है। इसके साथ में अपन वर्दी का अध्ययन भी करेंगे, आयु का अध्ययन भी करेंगे, लिंगानुपात का अध्ययन भी करेंगे और साक्षरता का अध्ययन भी करेंगे। तो कितने चैप्टर हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर तो ये हो गए मुख्य। इसके बाद में आएगा प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया प्रवास भी कहलाती है, स्थानांतरण भी कहलाती है और गमनागमन भी कहलाती है। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, दोनों क्रिया होती है, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास चला गया, अप्रवास आ गया। तो दोनों क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उत्प्रवास अप्रवास। इसके पक्षों का अध्ययन भी करेंगे और इसके परिणाम का अध्ययन भी करेंगे। प्रवास आ गया। प्रवास के बाद में अपन अध्ययन करते हैं मानव के व्यवसाय का अध्ययन करते हैं। व्यवसाय किसे कहेंगे अपन? मानव द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, अर्थात मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रिया को क्या कहा जाता है? व्यवसाय। मनुष्य अपना जीवन चलाने हेतु जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करेगा वो क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। और व्यवसाय वहां के भौतिक वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवास करेंगे, प्राथमिक व्यवसाय हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लोग निवास कर रहे हैं, अर्थात द्वितीयक व्यवसाय हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा या चतुर्थक हो जाएगा। जैसे प्राथमिक व्यवसाय, इसमें अपन कृषि को लेंगे, आखेट को लेते हैं, संग्रहण को लेते हैं, पशुपालन को लिया जाता है, खनन को लिया जाता है। तो अर्थात वह व्यवसाय जो भूमि के दोहन या प्रकृति से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। और द्वितीयक व्यवसाय किसे कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य अपनी बुद्धि, शारीरिक श्रम या यांत्रिक शक्ति के द्वारा विशिष्ट गुण या आकार वाली वस्तु में परिवर्तित करता है तो क्या कहलाएगा? द्वितीय व्यवसाय। तृतीय व्यवसाय इन दोनों में, अर्थात प्राथमिक तथा द्वितीय व्यवसाय से प्राप्त उत्पादों को मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, उनका प्रचार प्रसार करता है या उनका क्रय विक्रय करता है या कोई सेवा प्रदान करता है, तो किसमें आ जाएगा? तृतीय व्यवसाय।
और चतुर्थ इनमें सब में अनुसंधान किया जाता है। फिर अपन अध्ययन करेंगे व्यवसाय के बाद में अपना टॉपिक आ जाएगा आदिवासी। आदिवासी भी कहा जाता है, बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी भी कहा जाता है और बस्तिया भी कहा जाता है। किसे कहेंगे? आदिवासी। मनुष्य जो मकान बनाता है उनके संगठित समूह को क्या कहा जाता है? आदिवासी या बस्ती। अर्थात मानव द्वारा निर्मित जो आवास है उनके संगठित समूह को क्या कहा जाएगा? आदिवासी या बस्ती कहा जाता है। इसमें भी अपन दो चीजों का अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण अधिवास हो जाएंगे और दूसरे नगरीय अधिवास। ग्रामीण तो किसे कहेंगे? गांव में निर्मित हुए अधिवासी जहां के लोग प्राथमिक श्रेणी का कार्य करते हैं, आर्थिक कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वो तो कौन से हो जाएंगे? ग्रामीण अधिवास। और नगरीय अधिवासी नगरों में निर्मित हुए अधिवासी जहां के लोग द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का व्यवसाय करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नगरीय अधिवास के। आगे समझें। अब अधिवास के बाद में अपन अध्ययन करेंगे जनजातियों का, क्योंकि मानव भूगोल में अपन मनुष्य के वातावरण समायोजन का अध्ययन करते हैं और ये वाली जो जनजातियां होती है प्रत्येक जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है और वहां के वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करती है। 6 जनजातियां तो अपने विश्व की आ जाएगी और 6 आ जाएगी भारत की आ जाएगी। जैसे एस्किमो है, बुश्मेन है, पिग्मी है, संथाल है, गोंड है, गील है, इन सब जनजातियों का अध्ययन अपन इसमें करें। तो ये वाला तो था अपने पार्ट सेकंड का सिलेबस और अपन सबसे पहले पार्ट सेकंड का अध्ययन करें। पार्ट सेकंड मानव भूगोल है और इसी का अध्ययन करेंगे। अगले जो चैप्टर होगा उसमें सबसे पहले अपन पहला चैप्टर चालू करेंगे, मानव भूगोल की परिभाषा आ जाएगी, अध्ययन क्षेत्र आ जाएंगे, उपागम आ जाएंगे और उसका क्या आ जाएगा? महत्व आ जाएगा। इनका जो अध्ययन करेंगे वो आगामी क्लास में करेंगे। थैंक यू।